ये आपका कल का होमवर्क था, है ना। ये प्रश्न जो है ये कल का होमवर्क था कि पाल वंश के दौरान कांस्य मूर्तिकला के विकास में किन दो कलाकारों का प्रमुख योगदान था। आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। बाकी सबसे पहले आप सभी यहां पर आंसर करोगे और फिर देखते हैं कि कितने लोग यहां पर सही हैं। सर की आज मैराथन कक्षा है और जिनका भी मैराथन होता है उनकी कक्षा नहीं हो पाती रेगुलर वाली, ठीक है ना। चलिए यहां पर बी के साथ सब जा रहे हैं। बी क्या है? धीमन और बिठपाल, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। पाल वंश के दौरान जो कांस्य मूर्तिकला के क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण नाम थे वो नाम था धीमन और बिठपाल। ये धीमन बिठपाल कौन थे? तो ये दोनों पिता पुत्र थे। धीमन पिता था और विठपाल जो है वो उसका क्या था? पुत्र था। अगर पूछे ये किसके समकालीन थे तो आप बताओगे धर्मपाल एवं देवपाल के। ठीक है, क्या बताओगे? धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन। ठीक है, धर्मपाल और देवपाल के ये समकालीन थे। ठीक, अगर इनकी विशेषताओं की बात कर लें तो आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा कि धीमन और बिठपाल को पूर्वी भारत में कांस्य ढलाई की जो लॉस्ट वेक्स तकनीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नाम बड़ा खतरनाक है, मधुच्छिष्ट विधि, इसका प्रणेता माना जाता है। ये बनाते कैसे हैं? तो इस तकनीक को कहा जाता है लॉस्ट वेक्स तकनीक। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं लॉस्ट वेक्स तकनीक। यानी कि ये कैसा तकनीक है? जैसे वैक्स का प्रयोग कर रहे हैं, मोम का, है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा? मोम प्रगलन तकनीक। यानी कि जैसी मूर्ति बनानी है ना पहले, वैसी मूर्ति मोम का बना लेते थे, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उसको पका लेते थे तो सांचा तैयार हो जाता था, उसमें छेद रखते थे तो मोम उससे बाहर निकल जाता था। उसी छेद से ये लोग क्या करते थे? तो कांसे को गर्म करके पिघलाकर उसमें डाल देते थे। इसी को कहा जाता है लॉस्ट वैक्स तकनीक। और पाल काल की कांस्य मूर्तियां जो हैं वो सांचे में ढालकर बनाई जाती थी इसी तकनीक के तहत। और इसमें मूर्तियों की बात करें तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां, तारा और विष्णु की मूर्तियां जो हैं यहां पर बनाई जाती रही। और साथ ही साथ एक नाम आप सभी ने सुना होगा, एक प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार हैं जिनका नाम है तारानाथ। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन दोनों कलाकारों के उत्कृष्ट कौशल की खूब प्रशंसा की हुई है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉस्ट वैक्स तकनीक जो है इसका प्रयोग करते हैं। और इस क्षेत्र में, है ना, ध्यान रखना क्या चीज, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में इन्हें क्या माना जाता है? इस तकनीक के संदर्भ में प्रणेता माना जाता है। बात करें मूर्ति किसकी किसकी बनाई जाती थी, तो भगवान बुद्ध, है ना, बुद्ध। ठीक, यहां पर फिर लिख लेना बोधि सत्व की मूर्तियां। ठीक, इसके साथ साथ तारा, विष्णु, इन सब की मूर्तियां जो है यहां पर बनाई गई थी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कुम्हरार से, वैशाली से, दीदारगंज से या फिर राजगीर से? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए ए के साथ सभी जा रहे हैं, है ना। ए क्या है? कुम्हरार नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दीदारगंज, है ना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यहां पर दीदारगंज। ठीक है, दीदारगंज से मिली हुई है यक्षिणी की मूर्ति। बात करें दीदारगंज है कहां पर, तो यह है पटना में, है ना। कहां पर है? पटना में, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के किनारे हैं। अक्टूबर 1917 में ये मूर्ति जो है यहां से प्राप्त हुई थी, जो कि मौर्य काल की मानी जाती है। और यह मूर्ति मौर्यकालीन कला और शिल्प का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है,
जो उस समय के तत्कालीन समाज में जो लोक कला थी, मूर्ति कला थी, उन सब के उच्च स्तर को दर्शाती हुई नजर आती है। इस मूर्ति को कुछ अन्य शब्द से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि एक है चामर धारणी। ये जो मूर्ति है यक्षिणी की, इसके अन्य नाम भी आप सभी ध्यान में रखना। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है चामर धारणी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को चामर धारणी भी कहा जाता है। चामर धारणी का मतलब क्या होता है? तो चामर धारणी का मतलब होता है चंवर डुलाते हुई स्त्री। तो चामर धारणी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें बनाया किससे गया है, तो एक ही पत्थर से इसका निर्माण किया गया, जिसे एकास्म कहा जाता है। और चुनार से प्राप्त जो बलुआ पत्थर है ना, उससे बनाया गया है। तो अगर हम बात करें निर्माण की, तो निर्माण किससे किया गया है? बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। और ये बलुआ पत्थर कहाँ का? तो चुनार से प्राप्त जो बलुआ पत्थर है उससे इसका निर्माण किया गया है। और वर्तमान में ये कहाँ है? तो वर्तमान में जो हमारा बिहार संग्रहालय है ना, बिहार संग्रहालय में ये मूर्ति जो है वो सुरक्षित है ना। बिहार म्यूजियम में ये मूर्ति जो है क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार में मंजूषा कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? मगध, अंग, मिथिला या फिर भोजपुर? बताएंगे। ये जो हमारी जो मंजूषा चित्रकला है ये कहां पर फेमस है? किस चीज का रिप्लाई देना है? ये कौन है भाई? नॉन लिविंग कन्वर्सेशन। आप सब लाइव कैसे पढ़ लेते हो? जैसे आप नहीं पढ़ पाते वैसे सारे लाइव पढ़ पाते हैं। जैसे आप केवल बात करने के लिए आते हो वैसे ही सब पढ़ने के लिए आते हैं। तो सबका अपना अपना मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप बतियाने के लिए आए हैं तो बतियाने के लिए यहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा। यहां सारी चीजें यहां पर क्या है? पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़ने वालों में आओ तब तो माने। चलिए यहां पर क्या है? यहां पर सभी ऑप्शन बी के साथ जा रहे। बी क्या है भैया? अंग। बहुत बढ़िया। मंजूषा कला के बारे में हमने पढ़ा है। ये मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंग क्षेत्र से। और अंग में भी देखा जाए तो कौन सा? हमारा भागलपुर। और भागलपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं से संबंधित है हमारा मंजूषा कला। ये कला जो है बिहुला बिशहरी, जो सर्प देवता की पूजा है, बिहुला बिशहरी के कथाओं पर माफ करना, बिहुला बिशहरी के लोक कथाओं पर आधारित है। और पूजा के दौरान क्या किया जाता है? तो जो जूट है, बांस है, कागज है, इन सब से मिलाकर एक मंदिर नुमा संरचना बनाई जाती है जिसे मंजूषा कहा जाता है। और उसके ऊपर क्या की जाती है? चित्रकारी की जाती है। इसी को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। ये भी बातें ध्यान रखना। और इसकी सबसे विशेष बात कि इसमें मूल रूप से केवल 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, हरा, पीला और गुलाबी। ठीक है, तो आओ इसके बारे में हम यहां पर लिख लेते हैं। क्षेत्र हो गया कौन सा? हमारा भागलपुर व उसके आसपास, है ना। भागलपुर व उसके आसपास क्या किया जाता है? तो ये मंजूषा कला है, इसको देखने को मिल जाती है। अब बात करें यहां पर चित्रकला का आधार, है ना, चित्रकला का आधार, ये भी ध्यान रखना। चित्रकला का आधार क्या है? तो आप क्या लिखोगे? बिहुला बिशहरी की लोक कथा। क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिहुला बिशहरी, बिहुला बिशहरी की लोक कथा। ठीक है, इस पर आधारित सारी चित्रकारी होती है ना। इसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस चित्रकारी में सर्प जैसी आकृति बहुत सारी यहां पर देखने को मिल जाती है ना। इसमें देखा जाए मुख्य 3 रंग, है ना, मुख्य 3 रंग यहां पर
प्रयोग किया जाता है। और 3 रंग कौन कौन से हैं? गुलाबी, हरा और पीला। गुलाबी, हरा व पीला, ये 3 रंग जो हैं यहाँ पर मुख्य रंग है। इससे जुड़ी हुई मुख्य कलाकार की अगर हम बात कर ले, ये भी तो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आजकल यहाँ से बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसमें है चक्रवर्ती देवी, चक्रवर्ती देवी, ठीक है। फिर है यहां पर शांति देवी, शांति देवी, फिर निर्मला देवी। ये जो महिलाएं हैं वो इस कला से संबंधित है, ठीक है। अब आप बताओ, मंजूषा कला को हमने जीआई टैग दिया है कि नहीं दिया है? आप सभी कमेंट करके बताओगे, है ना, कि मंजूषा कला को हमने जीआई टैग दिया है कि नहीं दिया है। और इसकी विशेषता है कि भारत की एकमात्र ऐसी लोक कला है जो सीक्वेंशियल रूप में प्रदर्शित की जाती है। यानी कि यहां पर जो चित्रकारी की जाती है ना, वो कहानी के क्रम के अनुसार ही है। जैसे मान लो अगर किसी के जन्म की बात है तो जन्म के बाद ही वो बढ़ेगा, फिर विवाह होगा, पूरा आपको मूवी जैसे दिखेगी। और ये इसकी विशेषता है कि भारत में इकलौता ऐसा है ना, भारत में इकलौता ऐसा है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताएंगे? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, यरवदा जेल या फिर हजारीबाग जेल? क्या होगा इसका सही उत्तर? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यहां पर बिल्कुल आप सभी सही हैं। ऑप्शन डी, कुछ ए वाले भी हैं, बट यहां पर सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में इनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। और वहीं दिवाली की रात यानी कि 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार जो थी, जिसको कूदकर भागना नामुमकिन जैसा था, अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट की दीवार फांद कर वो वहां से फरार हो गए। 5 साथी कौन कौन से थे? तो इसमें थे रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। ये 5 साथियों के साथ ये जेल से भाग पाने में सफल रहते हैं और यहां से पहुंच जाएंगे नेपाल। नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है राजविलास जंगल, है ना, हनुमान नगर में, वहीं पर पहुंचते हैं। वहीं पर गुरिल्ला युद्ध एक संगठन बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है आजाद दस्ता, और इसके माध्यम से अंग्रेजों को अच्छे से पकड़ के कूटने की कहानी शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो हजारीबाग जेल कब भागे थे, है ना, यहां से कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को। कब? 9 नवंबर 1942 को। और ये दिवाली की रात थी, ये दिवाली की रात थी। ठीक है, भागे थे किसके? अपने 5 साथियों के साथ, है ना, 5 साथियों के साथ ये यहां से भागे हुए थे। ये 5 साथी कौन थे? तो एक थे रामानंदन मिश्र, क्या नाम था? रामानंदन मिश्र। दूसरा योगेंद्र शुक्ल, कौन? योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, तीसरा नाम यहां पर याद रखोगे आप, सूरज नारायण सिंह। क्या नाम याद रखोगे? सूरज नारायण सिंह। ठीक है, चौथा नाम गुलाबी सोनार। ठीक है, गुलाबी सोनार। और 5वां नाम जो होगा वो होगा शालिग्राम सिंह। ठीक है, शालिग्राम सिंह। और यहां से इनको भागने में जो सहायता जिन्होंने किया था उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यहां पर इनकी सहायता की गई थी। ठीक है, वही बात करें अगर हम, क्या चीज है ना, अगर हम यहां पर बात करें, इन्हें उपाधि कौन सा दिया गया है? लोकनायक की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो उपाधि की बात करें, उपाधि इनको क्या दिया गया है? लोक नायक की उपाधि इनको दी गई है। लोग इन्हें क्या कहते हैं? लोक नायक से संबोधित करते हैं। ठीक है, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1999 में। तो ये भी बात ध्यान रखना, है ना, कि इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित।
ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान पटना के गांधी मैदान में किस तिथि को किया गया था? 5 जून 1974, 15 अगस्त 1972, 2 अक्टूबर 1975 या फिर 26 जनवरी 1970? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यान रखना, प्रश्नों में डेट भी आप सभी से पूछे जा रहे हैं, तो हमें डेट भी पता होनी चाहिए। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं, बिहार पुलिस दरोगा में, कांस्टेबल में तो डेट पूछे ही जाते थे, अब दरोगा वाले में भी 3 से 4 डेट आप सभी से पूछे जा रहे हैं टोटल प्रश्नों में से। चलो, बहुमत जो है ऑप्शन ए है, कुछ सी वाले भी हैं, है ना। तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती को भाव भाव में यहां मत ले लेना। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा 5 जून 1974। ठीक है, कब? 5 जून 1974। कहां से? तो पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करें कारण क्या था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली थी, इन सभी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप देते हुए जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को, और बिहार के पटना के गांधी मैदान से। अब बात करें, इसका नाम संपूर्ण क्रांति क्यों दिया गया? कुछ और भी तो दिया जा सकता है, लेकिन नाम अगर संपूर्ण क्रांति है तो इसका मतलब क्या? तो ध्यान रखना, इसका मतलब हुआ कि इसका उद्देश्य भारतीय समाज के 7 क्षेत्रों में समग्र बदलाव लाना था। 1-2 क्षेत्र नहीं, 7 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें समग्र रूप से बदलाव लाने की बात की गई। और ये 7 क्षेत्र क्या थे? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 4 हो गए। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक, इन 7 क्षेत्रों में समग्र बदलाव लाना इसका मूल उद्देश्य था, इसीलिए इसको संपूर्ण क्रांति कहा गया, है ना। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसी आंदोलन का रिजल्ट यह हुआ कि सरकार को देश में आपातकाल लगाना पड़ा था 25 जून 1975 को। ठीक है, देश में इमरजेंसी लगा दिया गया। एक पुस्तक आप सभी ने पढ़ा होगा रामधारी सिंह दिनकर का, उसमें एक लाइन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सुना है ना सबने? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध लाइन जो थी, इसको जयप्रकाश नारायण ने नारा बना दिया था इसमें। और इसी क्रांति का रिजल्ट यह हुआ कि 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार यहां पर बनती है, जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनती है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इतने छोटे मोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। और इनको तो भैया ऑफर मिला कि भैया आप बन जाओ यहां पर प्रधानमंत्री, लेकिन इनको सत्ता की कोई लालच ही नहीं थी, सत्ता की कोई लालच ही नहीं थी। और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया कि भैया हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना। ठीक है, तो यहां पर 2-4 चीजें आप सभी यहां पर लिख लोगे। 5 जून 1974 को गांधी मैदान से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई, है ना। उसके बाद से बात करें कि आपातकाल कब लागू हुआ? आपातकाल लागू कब कर दिया गया इसी के कारण? तो आप क्या लिखोगे? 25 जून 1975, है ना। 25 जून 1975 को आपातकाल यहां पर लागू कर दिया गया। ठीक है, और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वो कौन सी? जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार यहां पर सत्ता में आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अच्छा, अग्निवीर है, 27 के फरवरी में पूरा हो रहा है 4 साल, तो क्या करना चाहिए आपके लिए? तो बहुत सारे ऑफर हैं। दिल्ली पुलिस में भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, और विभिन्न स्टेट पुलिस में भी आप सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है। ट्रेनिंग आपका है ही पहले से, इसका मार्क्स जुड़ जाएगा तो बढ़िया है कि इसी फील्ड में लाभ उठाओ
और कहीं भी पुलिस में सेट हो जाओ। ठीक है, चलो यहां पर क्या है, डी के साथ सब जा रहे हैं ना, डी, डी क्या भैया, सिवान, बहुत बढ़िया। यहां पर सिवान जो है, सिवान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कल मैं इन्हीं के गांव में गया था, तिलक में, है ना, मतलब बगल में था। ठीक है, बगल में तिलक गया था, यही इनका सिवान है। सिवान में जो गांव का नाम है वो है आपका जीरादेई। क्या नाम है, जीरादेई है। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, कब, 3 दिसंबर 1484 को। कब, 3 दिसंबर 1484 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, 3 दिसंबर 1484 को। ठीक, इस समय देखा जाए तो सिवान जिला है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था ना, तब तत्कालीन जिला जो था वो था आपका सारण। सारण जिला को डिवाइड करके 3 जिले यहां पर बनाए गए, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो अभी सिवान है, लेकिन तत्कालीन जिला पूछे तब आप सारण लगा सकते हो, अगर सिवान ऑप्शन में ना हो तो। बात करें पिता, तो पिता का नाम था महादेव सहाय और माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। इन दोनों के ये पुत्र थे। कुलीन कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। पढ़ाई में पहले से ही लगनशील थे, बहुत तेज तर्रार ये छात्र हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर बात करें पिता की, तो पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय। ठीक है, महादेव सहाय। और वहीं जो माता थी, माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। क्या नाम था, कमलेश्वरी देवी। ठीक है, कमलेश्वरी देवी। आगे चलकर ये क्या बनते हैं, तो भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, क्या बनेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जिनका 2 कार्यकाल रहा, है ना। पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 में, 52 से 57, और फिर 57 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो यहां पर यह भी ध्यान रखना, है ना, कि इनका जो कार्यकाल रहा वो 12 वर्षों का रहा। इलेक्शन से पहले भी संविधान लागू हुआ 1950 में, लागू होते ये क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और जब तक इलेक्शन के माध्यम से नहीं चुने गए तब तक तो ये राष्ट्रपति थे। तो 10 साल वो उधर और 2 साल इधर, 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और ये वर्ष भी पूछा जा चुका है आप सभी से, है ना, वर्ष भी पूछा जा चुका है। तो 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये जो जीरादेई है, जीरादेई को तीर्थ स्थान किसने कहा है, तो तीर्थ स्थान जो है यहां पर महात्मा गांधी ने कहा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने वो स्थान जहां पर इनका जन्म हुआ उसे तीर्थ स्थान कहा गया। क्यों कहा गया आप सबको पता ही है ना। इनकी सादगी जो है, इनका तेज तर्रार दिमाग, इनकी सोचने की क्षमता, इनकी राजनैतिक क्षमता, इन सब को देखते हुए महात्मा गांधी ने उनके जन्म स्थान जीरादेई को तीर्थ स्थान कहा है। वही बात करें यहां पर क्या चीज, तो इनके उपनाम भी दिए गए हैं, या यूं कहें उपाधि। तो इनको उपाधि क्या दी गई है, तो इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु यानी कि जिसके कोई शत्रु ही ना हो, है ना। और साथ ही साथ देश रत्न इनको कहा गया है। तो देश रत्न भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, चलो बढ़िए आगे। अगला प्रश्न कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि या फिर विदेश मामले। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा भैया 4 साल में सब भूल गया हूं, पढ़ाई में पूरा कमजोर। अब देखो यहां तो कमी तो आपकी मानी जाएगी ना। आप अग्निवीर में गए तो आपको पता ही है कि 4 ही साल की आपकी नौकरी है, इसके बाद कहीं ना कहीं और करना पड़ेगा। और अगर सरकारी नौकरी करनी हो तो आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आपके पास 4 साल का टाइम था, रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते ना, तो अग्निवीर से पहले जितना नॉलेज था उससे कहीं ज्यादा नॉलेज अभी आपके पास होता। लेकिन आप केवल अग्निवीर में ही समाहित होकर रह गए, है ना, और सब कुछ आपने पीछे का मिटा दिया। तो अब 2 ही चीजें हैं,
जो आपको रकम मिलेगी रिटायरमेंट पर उसका प्रयोग करके या तो बिजनेस कर लो या फिर लग जाओ अभी से पढ़ाई पर, अगर सरकारी नौकरी में जानी है तो। दूसरा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। चलो यहां पर सी के साथ सब जा रहे हैं। सी क्या है भैया? खाद्य एवं कृषि। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहां पर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है इनको यहां पर मिला हुआ था। ठीक है। डेट क्या है? डेट है आपका 2 सितंबर 1946, है ना। 2 सितंबर 1946 को इनको जो मंत्रिमंडल मिला वो मिला कौन सा? खाद्य एवं कृषि का, है ना। कहां पर ये सब हो रहा है? ये सब हो रहा है दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का यहां पर गठन किया गया। और अगर बात करें यहां पर तो जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भारत में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। और अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, अगर इनकी बात कर ले तो कृषि क्षेत्र में इनकी गहरी समझ थी, ग्रामीण क्षेत्र से थे, ग्रामीण भारत और कृषि के क्षेत्र में गहरी समझ इनके पास जो थी, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें इस विभाग को सौंप दिया गया कि इसको आपसे बेहतर और कोई यहां पर चला ही नहीं सकता। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आजादी के बाद जब 1947 में पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, वहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री ही बनाया जाता है। और कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में अधिक अन्न उपजाओ, ग्रो मोर फूड अभियान की शुरुआत भी की थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हम धीरे धीरे यहां पर खाद्य उत्पादकता को बढ़ा पाए। ठीक है। वही कई बार पूछा गया है कि जो रक्षा मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय ये किसको दिया गया, है ना। कई बार पूछा गया है, तो क्या लिखोगे? सरदार बलदेव सिंह, है ना। रक्षा मंत्रालय जो है ये किसको दिया गया? सरदार बलदेव सिंह जो है, सरदार बलदेव सिंह को यहां पर रक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आप सभी से पूछे गए हैं, आप सभी अवश्य ही ध्यान रखना। वहीं बात करें गृह विभाग, तो गृह विभाग जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। तो गृह विभाग किसको दिया गया था? ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इनके पास गृह विभाग के साथ साथ और क्या था? तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, है ना। इनके पास और क्या था? तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भी किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना आप सब। अगला देखो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर लाला लाजपत राय? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा? चलो ए और बी, है ना, दो आंसर आ रहा है। ए भी आ रहा है यहां पर, बी भी आ रहा है। देखते हैं। अच्छा, बी, इसके लेखक जो है वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ऑप्शन बी जो है, बी वाले जितने हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 में किया गया था। ठीक है। इस पुस्तक को लिखने का इनका मूल उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया था, टू नेशन थियरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था, इसी को तार्किक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर खंडित करना, इस उद्देश्य से इन्होंने पूरा का पूरा पुस्तक ही यहां पर लिख डाली। और उन्होंने इसमें बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का उद्गम और इतिहास एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो कह रहे हो कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, नहीं, दोनों का उद्गम भी एक ही है, दोनों का इतिहास भी एक ही है, इसे बांटा नहीं जा सकता। यह बताने का प्रयास किया इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक में। ठीक है। वही बात करें तो इनका अन्य पुस्तक एक क्या है? चंपारण में सत्याग्रह, है ना। अन्य पुस्तक कौन सा इनका? अन्य पुस्तक है चंपारण में सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया, इससे जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं थी उन सबको यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। वही बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी पुस्तक कौन सी है? वो कौन सी है?
इंडिया विंस फ्रीडम किनकी पुस्तक है? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, इन्होंने लिखा। वही बात करें यहां पर किसका, तो बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर की एक पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किसकी पुस्तक है? ये है बी आर अम्बेडकर की। ठीक, लाला लाजपत राय के पुस्तक की बात कर ले तो इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। कौन सा? अनहैप्पी इंडिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, आप अवश्य ही ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं। अगले देखो, अगला कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? देश रत्न हमने देख लिया कि ये इनकी क्या उपाधि है, लेकिन दी किसने थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर सरदार पटेल ने? बताएंगे देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? चलिए, ए बी सी सारे उत्तर आ रहे हैं, कोई ना कोई तो सही होगा, है ना? आओ देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर सही उत्तर जो रहने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी के द्वारा इनको देश रत्न की उपाधि दी जाती है। ठीक है, कब दी गई? तो मूल रूप से जो हमारा चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह के बाद क्यों दिया इन्होंने? तो इनकी जो सादगीपूर्ण जीवन था, कुशाग्र बुद्धि थी, त्याग और राष्ट्र के प्रति इनका अटूट समर्पण, जब इन सबको गांधी जी ने देखा तो कहा कि भैया तुम तो देश के आभूषण हो, आज से हम तुम्हें क्या कहेंगे? देश रत्न कहेंगे। और यहीं से इनको देश रत्न कहने की शुरुआत हुई। ठीक है, वही बात करें अजात शत्रु, तो अजात शत्रु इनका ही है, जिसका कोई दुश्मनी ना हो उसको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। और राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी बात करें तो 1962 में इनका जो राजनीतिक और सामाजिक योगदान था, इन सब के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, है ना? तो राजेंद्र प्रसाद की बात कर लें तो यहां पर ध्यान रखना 1962 में, मैं इधर लिख दूं, 1962 में इनको क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित। ठीक है, 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सुभाष चंद्र बोस, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नेताजी। लेकिन अगर पूछ दे कि ये नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो कुछ स्रोतों की हम बात करें तो क्या कहता है कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा, है ना? किसने दिया था नेताजी की उपाधि? किसने दिया? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने नेताजी इनको कहा। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, है ना, या फिर यहां पर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। सरदार पटेल की बात कर ले, इनसे पूछा गया क्या चीज? इनसे पूछा गया है कि इनको सरदार कहा जाता है। सरदार क्या है? सरदार है इनकी उपाधि। और ये उपाधि किसने दिया? तो ध्यान रखना, इनके द्वारा एक सत्याग्रह किया जाता है जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। और बारदोली सत्याग्रह के पश्चात महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने की, है ना? तो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, लेकिन फाइनली यहां पर गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। आया कहां से था? महिलाओं के द्वारा। तो ध्यान रखना, इन्होंने जो बारदोली सत्याग्रह किया, ठीक है। अब देखो, बारदोली सत्याग्रह कई बार पूछा गया है और सत्याग्रह का नाम सुन के सब कोई क्या करता है? महात्मा गांधी लगा देता है कि वहीं सत्याग्रह किए होंगे। लेकिन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व यहां पर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। और इसी में जब ये विजय प्राप्त किए तो महिलाओं द्वारा, है ना, या यूं कहें महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा,
गांधी जी ने यहां पर उपाधि दिया था इनको सरदार का, और तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक गायन से, मधुबनी पेंटिंग से, सामाजिक सेवा से, या फिर राजनीति से? बताएंगे कि ये जो दुलारी देवी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा? अच्छा, इसमें भी है कुछ बारदोली सत्याग्रह को गांधी जी लगा के आने वाले हैं, अब कमेंट में दिख रहा है ना। तो गलती ऐसी नहीं करनी है। चलो सी के साथ जा रहे, कुछ लोग बी वाले भी हैं, है ना। तो सी सामाजिक सेवा, जबकि इसका सही उत्तर जो है वह हमारा ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी। ये संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से, है ना, कलाकार हैं ये। मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है दुलारी देवी। और दुलारी देवी की बात करें, ये कहां से संबंधित है? तो मधुबनी जिला का एक गांव है जिसका नाम है राटी गांव। क्या नाम है? राटी गांव, है ना। कहां पर है? ये है आपके मधुबनी में, और यहां से संबंधित है। ठीक है। और इन्होंने मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य किया। इनकी बात कर ले तो जो हमारा मछुआरा समाज है, मल्लाह जिसे कहा जाता है, उस समुदाय से ये आती हैं। और इन्होंने मजदूरी भी किया, लेकिन मजदूरी के साथ साथ मिथिला पेंटिंग में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उसमें देखा जाए कचनी और भरनी शैली जो है मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत, उसमें इन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ग्लोबल पहचान इन्होंने बनाया। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत लंबा काम करना पड़ा था। इनकी जो पेंटिंग्स होती है वो ग्रामीण जीवन और कमला नदी के दृश्य प्रमुखता से दिखाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये थी यहां पर। और बात करें कब दिया गया, तो इन्होंने जो कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। तो पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री इनको दिया गया है वर्ष 2021 में। ठीक है, वर्ष 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके लिए उपनाम भी है, जैसे इनको मिथिलांचल की पिकासो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मिथिलांचल की पिकासो, मिथिलांचल की पिकासो भी इनको कह लिया जाता है। तो ये भी बात आप यहां पर ध्यान में रखना। ठीक है, इनके साथ साथ अन्य कलाकार जो इससे संबंधित हैं, और संबंधित तो होने के साथ साथ जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है ना, जिन्हें क्या मिला है? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो इनके अलावा यहां पर है जगदम्बा देवी। क्या नाम है? जगदम्बा देवी पद्मश्री से सम्मानित है ना। एक नाम है आपका महासुंदरी देवी, महासुंदरी देवी, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर एक नाम है सीता देवी, है ना, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक नाम है यहाँ पर गंगा देवी, है ना, गंगा देवी। एक नाम है यहाँ पर बउआ देवी, है ना। तो ये सभी वो कलाकारा हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु इनको जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला कह रहे कि बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है? पटना, गया, औरंगाबाद या फिर नालंदा? विष्णुपद मंदिर जो है ये बिहार के किस जिले में अवस्थित है? क्या होगा बताएं सब सभी। चलिए बी के साथ सब जा रहे हैं ना, गया के साथ सब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। गया जी, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? गया जी। ठीक है, गया जी में अवस्थित है हमारा विष्णुपद मंदिर, है ना। कहां पर? तो गया जी में अवस्थित है विष्णुपद मंदिर। कहां पर है? तो जो हमारी फल्गु नदी है, फल्गु नदी के तट पर ये अवस्थित है। बात करें इसका निर्माण, है ना, कि इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो 1787 में अगर हम देखें तो इंदौर की महारानी कौन थी? इंदौर की महारानी
नाम क्या है उनका? तो उनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। क्या नाम है? नाम है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण करवाया गया। और इसके निर्माणकर्ता, ध्यान रखना, इसके जो निर्माणकर्ता जो है, निर्माणकर्ता यहीं बस गए। क्या किए? यहीं बस गए। ठीक है, और इससे एक गांव जो बना उसको कह दिया गया क्या चीज? पत्थर कट्टी गांव, है ना, पत्थर कट्टी गांव। और यहां पर जो स्टोन आर्ट है, कौन सा स्टोन आर्ट है, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, आप सभी ध्यान में रखना। तो इस मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे, जो पत्थर को काट काट कर इसका निर्माण किए, वो आकर यहीं बस गए, यहां से गए नहीं, और एक गांव बसा दिए, उसका नाम है पत्थर कट्टी गांव। और वहीं का जो स्टोन आर्ट है, पत्थरों को बनाकर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने की जो कला है, इसको क्या किया गया है? इसको जीआई टैग यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहीं फल्गु नदी के तट पर जब हमारा क्या होता है, वो पितृपक्ष आता है ना, पितृपक्ष। तो पितृपक्ष के दौरान यहीं पर लोग अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए आते हैं, है ना, यहीं पर अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए आते हैं। फल्गु नदी की ही एक तट है जिसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, जहां पर क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इस मंदिर के संदर्भ में कुछ लोक कथा है ना, हमारी मान्यताएं हैं। क्या है मान्यताएं? तो कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के द्वारा गयासुर नामक राक्षस का वध किया जा रहा था, तो उस वध करने के समय में अपना एक पैर जो है इस स्थान पर रखे हुए थे। और उसी तरीके से जो मंदिर का गर्भगृह है, वहां पर बेसाल्ट पत्थर पर भगवान विष्णु की 40 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह जो है वो वहां पर मौजूद है। तो कौन सा? गयासुर नामक राक्षस का वध करते हुए भगवान विष्णु का एक पैर यहां पर पड़ा हुआ था, उसी पर हमने बनवा दिया क्या चीज? विष्णु पद मंदिर। और ये मंदिर जो है ये कैसा है? ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय आकार में इसको बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। क्या चल रहा है? कमेंट में कुछ चल रहा है क्या जिस पर ध्यान देने की मुझे आवश्यकता है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा या फिर बिस्मिल्लाह खान? बताएंगे। जो हमारा क्या पूछ रहा है? राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत नमन बिहार। चलो क्या हो जाएगा? ए के साथ सभी सारे कुछ सी वाले हैं, जबकि इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि सत्यनारायण। ठीक है, सत्यनारायण के द्वारा क्या किया गया है? इस गीत को लिखा गया है। ठीक है, वहीं बात करें यहां पर क्या चीज है ना, वहीं अगर पूछ दे आप सभी से यहां पर कि इसका संगीत यानी कि म्यूजिक कंपोजर कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, वहीं बात करें यहां पर जिन्होंने अपना स्वर दिया यानी कि जिसने गाया, यहां पर दो नाम याद रखना। एक कौन? तो एक उदित नारायण, है ना, उदित नारायण। और दूसरी यहां पर महिला गायिका है जिनका नाम है दीपाली सहाय। क्या नाम है? दीपाली सहाय। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको गाया हुआ है। तो सब कुछ हो गया। लिखा किसने? सत्यनारायण ने। म्यूजिक किसने दिया? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने। गाया किसने? उदित नारायण और दीपाली सहाय ने। बात करें कि इसको राजकीय गीत के रूप में पहली बार कब गाया गया था? 2012 में, है ना। कब गाया गया था? तो पहली बार 2012 में गाया गया था। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर पहली बार इसे गाया गया था। ठीक है, क्लियर? पूरा नाम पूरा क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी ध्यान रखोगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो अपनी मंजूषा कला के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा या फिर खगड़िया? बताएंगे।
वो कौन सा बिहार का जिला है जो मंजूषा कला के लिए प्रसिद्ध है? ये तो शायद हो गया ना, है ना, ये शायद हो गया। पहले वाले में क्षेत्र पूछा गया था, यहां पर जिला पूछ दिया गया, तो जिला क्या हो जाएगा हमारा, है ना। वहीं पर हमने देखा था ना कि अंग क्षेत्र और अंग में भी विशेष तौर पर जो हमारा भागलपुर है, भागलपुर से जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा, मंजूषा कला, है ना, मंजूषा कला। और भागलपुर में भी विशेषकर एक क्षेत्र है जिसका नाम है चंपानगर। कौन सा, तो चंपा नगर जो है वहां पर, चंपानगर में, है ना, एक लोक कथा है, कौन सा, बिहुला विषहरी, है ना, बिहुला विषहरी लोक कथा, इसका जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है चंपानगर। और इसी बिहुला विषहरी के आधार पर, है ना, इसी के आधार पर क्या किया जाता है, तो चित्रकारी की जाती है। तो ये बात आप सभी अवश्य ध्यान रखना। भागलपुर जो है, भागलपुर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिल्क सिटी, है ना, क्या कहते हैं, सिल्क सिटी। यहाँ का जो रेशमी वस्त्र है, यहाँ से जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग 3 है इसके पास, है ना। एक कौन सा, एक है आपका रेशमी वस्त्र, है ना, यहाँ का जो रेशमी वस्त्र है। दूसरा जो है वो है आपका कतरनी चावल, है ना, कतरनी चावल। और तीसरा जो है वो है आपका जर्दालू आम, है ना, कौन सा, जर्दालू आम। तो 3 यहाँ पर क्या है, जीआई टैग प्राप्त है भागलपुर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भी कहां पर है, भागलपुर में है। ठीक है, तो चलिए समय जो है, समय अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये आज का होमवर्क रहेगा और कल का सेशन जो है यहीं से मैं शुरू करूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, कल घर पर शादी है तो कल मैं लीव पर रहूंगा, तो कल आपकी क्लास बिहार जीके की नहीं होगी। बाकी मंडे से आपके टॉपिक वाइज बिहार जीके की कक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया? चौसा, कन्नौज, सूरजगढ़ या फिर पानीपत? इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर देना। साथ ही साथ सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही बताना। और मन में कोई भी विचार हो, कोई डाउट हो तो भी कमेंट अवश्य ही करना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।